Hello, in this video we will discuss array data structure, what is an array and how it is useful. हर चीज़ हम एग्जांपल से समझेंगे ताकि हमको समझ आ जाए कि उसको सही में भी यूज़ क्या है उसका। ठीक है, तो अरे इसमें मैंने टॉपिक लिया है, पहला डाटा स्ट्रक्चर अरे लिया है। धीरे धीरे करके अब बड़े डाटा स्ट्रक्चर की ओर बढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स डाटा स्ट्रक्चर्स की ओर। सबसे पहले अरे देख लेते हैं कि अरे होता क्या है। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर मान लो कि आप क्लास के मॉनिटर हैं और आपको टीचर ने बोला है कि बच्चों का जो मार्क्स है मैथ्स में वो स्टोर कराने हैं। ठीक है, किसी वेरिएबल्स में स्टोर कराने, मैंने बोला दो बच्चों के डाटा स्टोर कराना है, तो तुम क्या करोगे? मैंने लिखा इंट M1, यानी कि पहले बच्चे के मैथ्स में मार्क्स 100 मान लेता हूँ, 100 आउट ऑफ 100। और दूसरा जो बच्चा है उसके मैंने मार्क्स मान लिए 100 में से 80। ठीक है, तो तुम इस तरीके से उनको दोनों को वेरिएबल बना के स्टोर करा लोगे। अगर टीचर बोलेगा फर्स्ट का चाहिए डाटा तो तुम M1 रिटर्न कर दोगे, सेकंड का चाहिए तो तुम M2 रिटर्न कर दोगे। लेकिन अगर टीचर बोले कि स्कूल अब बढ़ रहा है, ठीक है, स्कूल की जो क्लासरूम की साइज है वो बढ़ रही है और उसमें 10,000 बच्चे बैठेंगे, अब तुम 10,000 बच्चों के मैथ्स के मार्क्स स्टोर कराओ। तुम क्या करोगे? 10,000 टाइम्स डिक्लेयर करोगे। ये M1 M2 M3 M, यहाँ से जाते जाते ये 10,000 टाइम तक तुमको डिक्लेयर करना पड़ेगा। ठीक है, इन चीजों से बचने के लिए, ठीक है, टू प्रिवेंट ऑल दिस एक्स्ट्रा कोड, एक्स्ट्रा डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल्स, अरे बना है। ठीक है, अरे इसीलिए बना है ताकि इन चीजों से बच जाएं, इतना बड़ा कोड नहीं लिखना पड़े। तो उसके लिए कैसे क्या होता है मैं बता देता हूँ कि अगर मान लो 10,000 स्टूडेंट्स है तो उनको कैसे इनिशियलाइज कराएंगे, उनकी सारी वैल्यू कैसे डालेंगे। तो सपोज मेरे पास 10,000 स्टूडेंट, तो मैंने एक अरे डिक्लेयर कर लिया। यहाँ पे अरे को डिक्लेयर करने का तरीका है, पहले मैंने इंटीजर टाइप का कर रहा हूँ, किसी भी टाइप का अरे बन सकता है, तो इंटीजर टाइप का कर रहा हूँ तो मैंने डाटा टाइप लिख दिया। उसके बाद मैं अरे का नाम AR रख रहा हूँ अभी। उसके बाद यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स रखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर साइज आती है। ठीक है, तो अब साइज मेरे पास यहाँ पे मैं 10,000 में दे सकता हूँ। ठीक है, अगर 10 की पावर 5 तक मैं साइज दे सकता हूँ, यहाँ पे 3 4 5। अरे की जो साइज है, अगर मैं इंट मेन के अंदर डिक्लेयर कर रहा हूँ अरे को, ठीक है, तो उसकी साइज जाएगी 10 की पावर 5 तक। और अगर मैं ग्लोबली किसी अरे को डिक्लेयर कर रहा हूँ तो उसकी साइज जाएगी 10 की पावर 7 तक। ठीक है, तो ये दो चीजें मैंने बता दी है जो कि तुमको आगे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में काम आएगी कि अरे की कितनी साइज रहती है। तो अभी मैं छोटे इनपुट पे बता देता हूँ। सपोज कि 4 स्टूडेंट है मेरे पास में, जो छोटे इनपुट पे काम कर रहा है वो बिगर इनपुट पे भी वही सेम टू सेम काम करेगा। अगर मेरे पास 4 स्टूडेंट्स है तो मैंने लिखा इंट अरे 4। ठीक है, और अगर मेरे को इसमें मार्क्स स्टोर कराने हैं, पहले बच्चे के मार्क्स स्टोर कराने हैं, तो पहले बच्चे के मार्क्स स्टोर कराने के लिए मैं लिखूंगा अरे ऑफ, स्क्वायर ब्रैकेट लगाए, अंदर यहाँ पे आता है इंडेक्स। ठीक है, इंडेक्स क्या होता है? इंडेक्स यानी कि कौन से बच्चे के मार्क्स चाहिए। मेरे को टीचर ने बोला कि थर्ड बच्चे के मार्क्स चाहिए। ठीक है, तो मेरे को यहाँ पे इंडेक्स देना पड़ेगा कि थर्ड बच्चे का इंडेक्स क्या है। तो इंडेक्स जोन सा एलिमेंट हमको चाहिए, ठीक है, जिस एलिमेंट जो एलिमेंट हमको चाहिए उस एलिमेंट का -1 कर दें। अगर फोर्थ एलिमेंट चाहिए तो 4 - 1 में यहाँ पे 3 लिख दूं। ठीक है, तो उसका इंडेक्स वहां से आता है। सपोज मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। पहले मैंने ये v(0) इक्वल्स टू कुछ डाल दिया 10। ठीक है, अरे ऑफ 0। अब अरे ऑफ 1 में मैंने डाल दिया 20। अरे ऑफ 2 में मैंने डाल दिया 30। इसका मतलब है अरे में 3 एलिमेंट हो गए, 1 2 और 3। अब मैं चौथा एलिमेंट अरे में डाल रहा हूँ, अरे ऑफ 3 इक्वल्स टू 40। ठीक है, अब अरे में कितने एलिमेंट्स हो गए? 4 एलिमेंट्स हो गए, ये 4 एलिमेंट हो गए अरे में। ठीक है, अब साइज तो मैंने फोर्थ ही थी, लेकिन अगर मेरे को फोर्थ एलिमेंट चाहिए तो मेरे को यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? 3। जैसा मैं बता रहा था, एलिमेंट -1। अगर मेरे को थर्ड एलिमेंट चाहिए तो मेरे को यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है। 0 से अरे की इंडेक्सिंग क्यों स्टार्ट होती है वो भी मैं बता देता हूँ। अरे की इंडेक्सिंग 0 से इसलिए स्टार्ट होती है क्योंकि मैंने जो ये लिखता हूँ ना अरे ऑफ 0, यानी कि यहाँ पे कुछ भी कोई भी वेरिएबल इंटीजर टाइप आता है, मान लो आई आता है। ठीक है, इसके बैक एंड की कोडिंग जो होती है ना वो होती है पॉइंटर ऑफ अरे प्लस आई। ठीक है, यानी कि अरे प्लस आई मतलब जो अरे है मेरा, जो ब्लॉक्स मेरे बनेंगे, यानी कि पहला जो ब्लॉक होगा उसमें 10 होगा, दूसरे में 20, तीसरे में 30 और फोर्थ में 40 होगा। तो जो पहले अरे का ब्लॉक होगा उसका एड्रेस ये स्टोर कराएगा, स्टार ऑफ AR। ठीक है, अब प्लस आई यानी कि प्लस कितने आगे जाना है, यानी कि कितने ब्लॉक छोड़ के आगे बढ़ना है, फर्स्ट पोजीशन में से कितनी दूरी होगी। तो यहाँ पे 0 से इसीलिए स्टार्ट करा, तो यहाँ पे 0 मैंने जैसे ही लिखा तो फर्स्ट वाला मुझे मिल जाएगा। अगर ये नेगेटिव से स्टार्ट होता -1, तो सोचो फिर क्या होता। पहला मुझे मिलता है क्या? पहला सिर्फ इतना सा हिस्सा मुझे पहला दे रहा है, पहला एलिमेंट का एड्रेस दे रहा है, इसीलिए मैं यहाँ पे 0 यूज कर रहा हूँ। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है।
कि अरे के इंडेक्स जीरो से क्यों स्टार्ट होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो बैक की कोडिंग होती है पॉइंटर ऑफ ए आर प्लस आई होता है, आई यानी कि इंडेक्स होता है। इंडेक्स हमेशा जीरो से स्टार्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ तक का पार्ट मुझे पहले एलिमेंट का एड्रेस रिटर्न कर रहा है। ठीक है, एक चीज ये भी क्लियर कर दी है अभी अपन ने। ठीक है, अब इसमें मेमोरी किस टाइप से एलोकेट होती है वो हम देख लेते हैं। देखो इस डायग्राम से क्लियर हो जाएगा। इंटीजर टाइप मैंने एक अरे बना रखा है, इस डायग्राम को देखो सारे। इसमें मैंने इंटीजर टाइप का अरे बना रखा है ना। तो अब इसमें जो पहला एलिमेंट है उसमें मैंने वन डाल रखा है, दूसरे में सेकंड, थर्ड में थ्री डाल रखा है, फोर्थ में फोर, फिफ्थ में फाइव और सिक्स में मैंने सेवन डाल रखा है, लेट सपोज। अब इंटीजर टाइप का है तो इंटीजर टाइप का कोई भी अगर ब्लॉक बनेगा मेमोरी में तो वो 4 बाइट का ही बनेगा। ठीक है, तो मेरा जो पहला ब्लॉक है ये 4 बाइट का रहेगा। ठीक है, तो इसके एड्रेस अगर सपोज किसी मेमोरी में मैंने ये ब्लॉक डाला और उसका एड्रेस 1000 है। ठीक है, तो अगला जो मेरा ब्लॉक होगा ना अरे का, जो इसके बाद वाला एलिमेंट होगा, यानी कि ये इसका इंडेक्स अगर मान लो जीरो है तो अगले का इंडेक्स अगर वन है तो मेरे को अगला जो वन इंडेक्स पे जो मेरा एलिमेंट होगा, तो वन इंडेक्स पे एलिमेंट मेरा होगा 1004 पे, क्योंकि चार तो इसी ने खा लिया। 4 बाइट का स्पेस तो फर्स्ट एलिमेंट ने ही ले लिया मेरा। ठीक है, तो अगला स्पेस मेरा कौन ले लेगा? 1004 पे मेरा कौन सा आ जाएगा? सेकंड एलिमेंट आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे 4 4 के डिफरेंस में हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं? 4 4 के डिफरेंस में आगे बढ़ते जा रही है गाड़ी। यहाँ 108 आ गया, 1008 आ गया, यहाँ पे 12 आ गया, यहाँ पे 16 आ गया। तो इससे साफ क्लियर है कि मेमोरी जब एलोकेट हो रही है तो पहले ब्लॉक के साथ ही सारे ब्लॉक जुड़े हुए हैं, यानी कि कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन होता है अरे में। ठीक है, अब ये तो इंटीजर की बात की मैंने, नीचे मैंने ये कैरेक्टर का ले रखा है एग्जाम्पल, है ना। नीचे मैंने किसका एग्जाम्पल ले रखा है? कैरेक्टर का। कैरेक्टर में एक ब्लॉक कितने का होता है? 1 बाइट का होता है। एक कैरेक्टर में एक ब्लॉक 1 बाइट का होता है, इसीलिए यहाँ पे डिफरेंस कितना है? 1 बाइट का है। सब कंटिन्यूअसली एलोकेटेड है। ठीक है, ये इजीली एक्सेसिबल हो जाती है इसी कारण से। फटाक से हम किसी भी चीज़ को एक्सेस कर लेते हैं। अभी मैंने बताया था एरे ऑफ, मैंने आई अगर बीच में लिखा, इंडेक्स लिखा है, तो उसके बैक की कोडिंग क्या होती है? पॉइंटर ऑफ ए आर प्लस आई। पॉइंटर ऑफ ए आर प्लस जीरो में ये एलिमेंट मिल जाएगा, वन में ये मिल जाएगा, टू में ये मिल जाएगा। यानी कि अगर मेरे को थर्ड एलिमेंट चाहिए तो मुझे लिखना पड़ेगा ए आर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर टू लिखना पड़ेगा, तो मुझे थर्ड एलिमेंट मिलेगा। ठीक है, अरे बहुत सिंपल है, इसमें कुछ है ही नहीं। सीधा सीधा कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन रहता है। इजीली हम किसी भी चीज़ को एक्सेस कर लेते हैं। ठीक है, अभी मैं थोड़ी इसमें चीज़ें और बता देता हूँ ताकि थोड़ा फंडा क्लियर हो जाए। ठीक है, अब ये फिक्स्ड साइज अरे है। ठीक है, जिसमें मेरे को साइज चार ही दे रखी है, यानी चार ही स्टूडेंट्स का डाटा है मेरे पास। अब फिक्स साइज अरे को मैं एक और तरीके से इनिशियलाइज करा सकता हूँ। वो इनिशियलाइज कराने का क्या तरीका हो सकता है? मैं लिख सकता हूँ इंटीजर ए आर। अब यहाँ पे मैं साइज ना देके इक्वल टू में मैं करली ब्रेसेस के अंदर डायरेक्ट वैल्यूज डाल सकता हूँ। ठीक है, 10 20 और 30 और 40। तो डायरेक्ट वैल्यूज में डाल दी। एक ये तरीका भी है और एक ये तरीका भी है, ये लाइन बार बार ना लिखना पड़े इसके लिए हम ये यूज कर सकते हैं अगर हमारे पास डाटा ऑलरेडी है। ठीक है, तो ये दो तरीके हो सकते हैं। अब सपोज अभी मैं इस तरीके पे जाता हूँ, अभी इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। अब हम देख लेते हैं कि एलिमेंट्स को एक्सेस कैसे कराना है, यानी कि अगर मेरे को थर्ड एलिमेंट चाहिए तो मैं क्या लिखूंगा? ए आर ऑफ टू लिखूंगा। टू क्यों लिखूंगा? मैंने अभी बताया कि इंडेक्सिंग जीरो से स्टार्ट होती है। थर्ड एलिमेंट चाहिए तो पहले एलिमेंट का इंडेक्स जीरो होगा, सेकंड एलिमेंट का इंडेक्स कितना होगा? वन होगा, थर्ड एलिमेंट का इंडेक्स क्या होगा? टू होगा। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से लिख दिया। ठीक है, तो मैं इसको रन कर लेता हूँ। तो रन करने पे क्या आएगा? 30, क्योंकि थर्ड थर्ड क्या एलिमेंट? ये फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे 10 चला गया। ठीक है, सेकंड एलिमेंट क्या चला गया? 10 के बाद 20 लग गया जाके। फिर उसके बाद में 10 के बाद 20 आ गया था, मैंने थर्ड इंडेक्स पे 30 डाल रखा है। और उसके बाद 10 20 30 के बाद 40 आ गया। थर्ड एलिमेंट चाहिए था तो मैंने ए आर ऑफ टू प्रिंट कराया, थर्ड एलिमेंट आ गया। ठीक है, अगर हमको सारे एलिमेंट प्रिंट कराना है तो इसका एक तरीका है, यहाँ पे फॉर लूप लगा दो। इंट आई इक्वल्स टू जीरो, इक्वल टू जीरो से लेके अब इसमें कितने एलिमेंट्स है? चार एलिमेंट है, तो आई लेस देन फोर, आई प्लस प्लस। तो मैं सिंपली यहाँ पे क्या करा दूँ? सी आउट करा दूँ यार आई। ठीक है, तो इससे क्या होगा? सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, 10 20 30 40 आके डिस्प्ले हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? ए आर, तो आई आई की जगह इंडेक्स आएगा, इंडेक्स जीरो से लेकर थ्री तक चलेगा। ये जीरो वन टू थ्री, तो जीरो से लेकर थ्री तक चल रहा है इंडेक्स, तो मेरे पास सारे एलिमेंट्स आ जाने चाहिए। रन करके देख लेते हैं आ रहे कि नहीं आ रहे। आ गए, ऐसे कैसे नहीं आएंगे? ठीक है, तो ये हो गया। अरे इतना समझ में आ गया होगा कि कैसे लूप से हम प्रिंट करा सकते हैं एलिमेंट्स। अब अरे में ना दो चीजें होती हैं, अभी इसमें देख लेते हैं अपन कि अरे दो टाइप का होता है। एक तो फिक्स्ड साइज,
यानी कि मेरे को पता है कि 5 ही स्टूडेंट है और 5 ही स्टूडेंट का डाटा स्टोर कराना है, ठीक है। और एक और होता है डायनेमिक साइज। डायनेमिक साइज यानी कि मेरे को स्टूडेंट्स पता ही नहीं है, टीचर ने बोला जितने स्टूडेंट्स आ जाएंगे पहले दिन उन सबका डाटा स्टोर करा लेना मैथ्स में। तो एक फिक्स साइज हो गया, एक डायनेमिक साइज हो गया। अब फिक्स्ड साइज तो मैंने बता दिया, ठीक है, ये दो तरीके मैंने बताया, एक ये तरीका है इनिशियलाइज कराने का और एक ये तरीका है, ठीक है। अब डायनेमिक साइज पे आ जाते हैं। डायनेमिक साइज में मैं सी प्लस प्लस में, जब हम सी से सी प्लस प्लस में जंप करते हैं तो डायनेमिक साइज अरे को ही वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। एसटीएल फंक्शन होता है वेक्टर स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी का, तो उसी को वेक्टर बोलते हैं। तो हम यहाँ पर डायरेक्टली वेक्टर ही पढ़ेंगे। वेक्टर सिमिलरली अरे होता है, ठीक है। अरे ही वेक्टर होता है, लेकिन वेक्टर में क्या हो जाता है, हमें साइज का प्रॉब्लम नहीं होता है। यहाँ पे 4 साइज थी अरे में, तो 4 ही एलिमेंट डालेंगे, ठीक है। फिफ्थ एलिमेंट डालोगे तो फिर एरर आ जाएगी। अब यहाँ पे वेक्टर में कोई साइज ही नहीं देनी पड़ रही, यहाँ पे कोई साइज ही नहीं दी मैंने, तो फिर डायरेक्ट यहाँ पे वेक्टर सेम टू सेम हमारे जैसे वर्क करता है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, कोई टफ नहीं होता है। अगर किसी चीज को समझ लें कि टफ है तो वो टफ लगेगी, अभी टफ इसको समझना नहीं है तो टफ लगेगा नहीं, ठीक है। वेक्टर ऑफ यानी वेक्टर का क्या है, नाम क्या दे रखा है, वी। तो इसी में भी सेम टू सेम वी वी जीरो इक्वल्स टू मैंने 10 डाल दिया, ठीक है। अब ये वी ऑफ जीरो इक्वल्स टू 10 में कैसे डाल सकता हूँ, पहले इस बात पे गौर करें। मैंने यहाँ पे वेक्टर बनाया वी, वेक्टर का साइज क्या मैंने यहाँ पे दिया, यहाँ पे वेक्टर का साइज नहीं दिया। तो जब वेक्टर का कोई साइज ही नहीं है तो फिर जीरोथ इंडेक्स आया कहाँ से, तो जीरोथ इंडेक्स पे 10 डलेगा कैसे। तो इसमें ये लाइन हम लिख नहीं सकते। अगर हमको ये लाइन लिखनी है, यानी कि अगर टीचर ने बोला कि भैया 5 स्टूडेंट तो आएंगे ही आएंगे, उसके बाद स्टूडेंट और भी स्टूडेंट आ सकते हैं, अगर 5 तक कंफर्म है तो यहाँ पे क्या लिख देगा, 5 लिख देगा कि 5 तो आएंगे ही आएंगे। तो फिर यहाँ पे वी ऑफ जीरो में यूज कर सकता हूँ, यानी कि पहले स्टूडेंट का डाटा मैं डाल सकता हूँ, 5 स्टूडेंट का डाटा मेरे पास है। तो फिर मैं यहाँ पे पहले स्टूडेंट का डाटा डाल दूंगा, दूसरे स्टूडेंट का डाटा डाल दूंगा, ठीक है। और पांचों स्टूडेंट का मैं डाटा डायरेक्ट डाल सकता हूँ। 5 यानी कि कहाँ तक इंडेक्सिंग जाएगी, 4 तक जाएगी या 5 तक जाएगी, 4 तक ही जाएगी। 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 5 तक तो ऐसे डाल दिया। अभी टीचर ने क्या बोला था कि 5 स्टूडेंट तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन उसके बाद छठा स्टूडेंट भी आ सकता है। तो अगर मान लो उसके बाद छठा स्टूडेंट आ गया, तो वेक्टर में एक फंक्शन होता है वी डॉट पुशबैक। वी डॉट पुशबैक, हमने ये पुशबैक यूज किया और यहाँ पे छठे स्टूडेंट का डाटा डाला, तो वेक्टर में जाके छठे स्टूडेंट का डाटा भी डल गया। यानी कि ये डायनेमिक साइज है। डायनेमिक साइज यानी कि डायनेमिक अरे बोल सकता हूँ मैं इसको, है ना। कि 5 तो बोला लेकिन छठा भी डाटा डल रहा है यहाँ पे। 5 तो एलिमेंट डल गए लेकिन छठा भी डल रहा है। पुश बैक का सिंपल मीनिंग है, ठीक है, इट्स अ सिंपल इंग्लिश, पुश बैक, पुशिंग द एलिमेंट एट द बैकवर्ड साइड ऑफ द वेक्टर, ठीक है। इफ द वेक्टर हैव 5 एलिमेंट्स, आई एम पुशिंग द सिक्स्थ एलिमेंट बैक, देन आफ्टर द फिफ्थ एलिमेंट इट विल पुश इट दिस एलिमेंट एट बैक साइड, यानी कि इट विल बिकम सिक्स्थ एलिमेंट। तो ये सिक्स्थ एलिमेंट बन गया, ठीक है। अब वेक्टर को प्रिंट कराने का तरीका क्या होता है, सेम टू सेम अरे, सेम टू सेम अरे, एक लूप लगाया आई इक्वल टू ये। अब वेक्टर में क्या होता है, वेक्टर में क्या होता है ना कि साइज हमको पता नहीं होती एक्चुअली। तो साइज पता नहीं होती ना, तो उसके लिए एक चीज होती है कि अगर मान लो मेरे को साइज पता नहीं है तो मैं फिर इसकी साइज निकालू कैसे, यहाँ तो 5 लिखा था अब ये 6 डल गई। तो वेक्टर में एक फंक्शन होता है वी डॉट साइज, जिससे मेरे को साइज पता लग जाती है। तो अगर मैं यहाँ पे 0 से लेके वी डॉट साइज तक चले जाऊँ तो मेरा कोड आसान हो जाएगा, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्या लिख दूँ, सी आउट वी आई, सेम टू सेम अरे जैसा काम है, बस इसमें क्या है कि साइज डायनामिक यानी कि बदल सकती है, फिक्स नहीं है साइज। तो अब हम देखेंगे 10 20 30 40 50 60 आके डिस्प्ले हो गया, यहाँ की मैंने साइज 5 ही दी थी। एक और चीज़ हो सकती है इसमें, दो तरीके से चलता है। यहाँ पे मैं अगर साइज दूँ ही ना, ठीक है, तो फिर ये लाइन नहीं लिख सकते, ये बात याद रखना। साइज अगर दे रहा हूँ मैं तो फिर भी 0 1 2 3 आ सकता है, इंडेक्स तो तभी होंगे ना जब साइज होगी। अब यहाँ पे कोई साइज ही नहीं तो इंडेक्स हट जाएंगे, डायरेक्ट फिर पुश बैक फंक्शन ही काम करेगा, ठीक है। पुश बैक ही करना पड़ेगा अपने को। पुश बैक क्या करना पड़ेगा, चलो मान लो पहले 10 करा मैंने, फिर 20 कर लिया, 30 कर लिया, 40 कर लिया। अब सबसे पहले जब ये स्टेटमेंट चलेगा 10 डलेगा तो किस में डलेगा, मैंने क्या बोला, पुश बैक। वेक्टर में कोई एलिमेंट है क्या, नहीं है, तो पुश बैक यानी 10 पहला एलिमेंट बन जाएगा। पहला 10 एलिमेंट बन गया, दूसरा एलिमेंट क्या बन जाएगा, 20 बन जाएगा, ठीक है। इसी हिसाब से 10 20 हो गया तो तीसरा, तो इस हिसाब से 10 20 30 और इसमें 40 भी ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो इसका भी आंसर आ जाएगा 10 20 30 40 ये आ गया।
है ना। वेक्टर डॉट साइज इसमें अपने को मिल ही जाता है। तो यही फायदा हो जाता है। तो मैं बता दिया अरे दो तरीके के होते हैं। सी प्लस प्लस में जो डायनेमिक अरे होता है उसको वेक्टर ही बोलते हैं। ज़्यादातर कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग में अगर तुम वो एक लाइन बताई थी मैंने डायनेमिक अरे यूज़ करने की, वो लिखोगे तो तुम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए वेक्टर ही पढ़ो। कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग में सारी जितनी भी कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग होती है सब में वेक्टर ही यूज़ होता है, क्योंकि ये डायनेमिक अरे रहता है फिक्स्ड साइज, किसी को पता नहीं रहती साइज कितनी है। ठीक है। तो डायनेमिक अरे मैंने बता दिया, वेक्टर वेक्टर का ही यूज़ करें ज़्यादातर, मैं यही बोलना चाहूँगा। ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि डायनेमिक जो अपन ने एलोकेट की साइज, उसके क्या क्या फायदे हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि डायनेमिक यानी कि सीधे सीधे फायदे में बता रहा हूँ, वेक्टर के क्या क्या फायदे हैं। फायदे और कुछ नुकसान भी बता देता हूँ। ठीक है, फायदे तो ये है कि सबसे बड़ा फायदा कि डायनेमिक साइज। सेकंड क्या हो जाएगा कि वेक्टर बहुत सारे फंक्शंस प्रोवाइड कर देता है, यानी कि इंसर्ट। तीसरा 5 एलिमेंट है, मेरे को सेकंड एलिमेंट पे कोई सेकंड एलिमेंट को हटाना है, उसको थर्ड पे करना है, सारे आगे खसकाना है, और सेकंड में कुछ और डालना है तो मैं इंसर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो इंसर्ट हो जाता है। सॉर्ट करना है सारे एलिमेंट्स को असेंडिंग में डिसेंडिंग में, तो वेक्टर में फटाफट हो जाता है, फंक्शन सॉर्ट लग जाता है। ये तो फंक्शंस प्रोवाइड करता है। ठीक है, फिर वेक्टर को कंपेयर कर सकता हूँ। दो वेक्टर है मेरे पास, एक v1 है और एक v2 है। सपोज मेरे पास v1 है और एक वी टू है, और वी वन में मैंने कुछ डाटा डाल रखा है ना, तो मेरे को वी टू में कॉपी करना है, तो वी टू इक्वल्स टू मैं वी वन लिखूंगा तो फटाक से कॉपी हो जाएगा। कंपेयर हो सकते हैं क्योंकि दोनों वेक्टर के सारे एलिमेंट्स इक्वल है या नहीं, ये यहाँ पे कंपेयर भी हो सकते हैं। अगर हुआ तो रिटर्न ट्रू कर सकता हूँ। ठीक है, इस तरीके से वेक्टर में ये सारी चीज़ें होती है। तो अरे हो गया, अरे के मैंने बता दिया क्या कि अरे भी किसी पर्टिकुलर डाटा टाइप का ही बनता है। इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया। ठीक है, किसी भी चीज़ का कोई पर्टिकुलर इंटीजर, जरूरी नहीं इंटीजर का ही बने, कैरेक्टर का बन सकता है। ठीक है, अलग अलग स्ट्रिंग का बन सकता है, किसी भी डाटा टाइप का अरे बन सकता है। उसकी कंटिगुअस मेमोरी लोकेशन होती है, इस फोटो को वापस देख लें, कंटिगुअस मेमोरी लोकेशन होती है। इन सबकी साइज भी दे रखी है इसमें मैंने, इंटीजर की 4 होती है, लॉन्ग की 8 होती है, फ्लोट की 4 होती है। ठीक है, डबल की 8 होती है, कैरेक्टर की 1 होती है। लॉन्ग इंट की 4, लॉन्ग लॉन्ग इंट की 8, अनसाइंड इंट की 4। ठीक है, और ये कंटिगुअस है। 1000 पे अगर पहला ब्लॉक आ रहा है तो 1004 पे ही दूसरा ब्लॉक आएगा। 4 बाइट का डिफरेंस इसलिए है क्योंकि इंटीजर की साइज 4 है। ठीक है, तो इतना सिंपल है अरे और वेक्टर। ठीक है, ये दोनों चीज़ हमने इस वीडियो में कंप्लीट कर दी है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं थोड़ा वेक्टर एक्सप्लेन कर दूंगा और कुछ एसटीएल फंक्शंस एक्सप्लेन कर दूंगा, ताकि आगे कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग में दिक्कत नहीं आए और डीएसए में भी आगे जाके दिक्कत ना आए। ठीक है, जो सही फ्लो होना चाहिए पढ़ने का, उसी फ्लो से इसमें पढ़ाया जाएगा सीरीज में। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक एंड बाय।